हाय गाइस, वेलकम बैक। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टेम्पलेट्स और जेनेरिक प्रोग्रामिंग के बारे में। टेम्पलेट्स को यूज़ करके कैसे हम जेनेरिक मेथड लिख सकते हैं, कैसे हम जेनेरिक क्लासेस पर काम करते हैं और टेम्पलेट्स के अंदर इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि हम लोगों ने जो जेनेरिक मेथड और क्लासेस बनाए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। आज हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि टेम्पलेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और जेनेरिक प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास एक इंटीजर एरे है और मुझे उसको सॉर्ट करना है बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके। पहले हम सिर्फ इंटीजर एरे के लिए लिखेंगे ये प्रोग्राम और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उस बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को जेनेरिक बनाएंगे टेम्पलेट्स को यूज़ करके। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो गाइज़ हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या किया है, एक एरे ली है जिसके अंदर की मैंने नंबर स्टोर किए हैं 7, 2, 11, 9 और 1। 5 नंबर है मेरे पास। इसको सॉर्ट करके मुझे क्या करना है, 1, 2, 7, 9 और 11 ये मेरे पास सॉर्टेड एरे आनी चाहिए सॉर्ट होने के बाद। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बबल सॉर्ट में क्या होता है कि 1 बाय 1 पेयर्स में नंबर को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले 7 और 2 को कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पर 7 2 से बड़ा है तो इनको स्वैप कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ फिर एज इट इज़ 11 रहेगा, 9 रहेगा और 1 रहेगा। ये मेरी फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हो जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन। अब सेकंड आइट्रेशन जब चलेगी तब क्या होगा, मैंने फर्स्ट और सेकंड को तो ऑलरेडी कंपेयर कर ही दिया था। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। 2 एज इट इज़ रहेगा। 7 और 11 में हमारा कौन सा छोटा है, 7 है तो ये एज इट इज़ रहेंगे और ये हमारा एज इट इज नेक्स्ट आइटम। मतलब एक आइट्रेशन के अंदर ना सिर्फ 2 आइटम्स को कंपेयर किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को किया जाएगा, फिर सेकंड और थर्ड को किया जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ को करेंगे हम। थर्ड आइट्रेशन चलेगी मेरी तो 2 एज इट इज़ रहेगा मेरा, 7 एज इट इज़ रहेगा, 11 और 9 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 9 मेरा छोटा है तो 9 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद दोबारा से एक और आइट्रेशन चलेगी हमारी, फोर्थ आइट्रेशन, और उसके अंदर क्या होगा कि जो भी मेरे बाकी का बचे हुए नंबर्स हैं उनमें कंपैरिजन चलेगा। अभी जैसे हमारा थर्ड और फोर्थ में चला था, ये सारों में हमारा कंपैरिजन हो चुका, तो अब फोर्थ और फिफ्थ आइटम के अंदर कंपैरिजन होगा। 2, 7, 9, 11 बड़ा है 1 से तो 1 आगे आ जाएगा और 11 लास्ट में चला जाएगा। ये मेरी एक पूरी लूप चलेगी 0 से n तक और सारे नंबर्स को 1 बाय 1 पेयर्स में कंपेयर करती हुई जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि सारे नंबर्स को 1 बाय 1 हम लोगों ने पेयर्स में कंपेयर किया, 0 से n-1 तक हमारी लूप चली एक। उसके अंदर हमारे 4 आइट्रेशन चले और हमारे ये नंबर इस तरीके से एक आइट्रेशन के बाद इस तरीके से होके सॉर्ट होके आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारी एक लूप चार चार आइट्रेशन चली और उसके बाद फाइनली ये रिजल्ट मिल गया। अब सेम इसी तरीके से हम इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि मेरी पूरी एरे सॉर्टेड नहीं हो जाती। अब क्या होगा, मेरी दोबारा से जो पहले जो हमने 0 से n-1 तक किया था, तो अब हमारा n जो है, j जो है वो पहले 0 के लिए चला, फिर 2 के लिए चला, फिर 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए, 4 के लिए चला। अब दोबारा से यही चीज़ रिपीट होगी। दोबारा से फर्स्ट वाली आइट्रेशन चलेगी और उसमें क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड नंबर दोबारा कंपेयर होंगे। ठीक है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर है तो ये एज इट इज रहेंगे। सो 2 और 7 रहेगा। फिर 7 और 9 कंपेयर होगा, ये भी करेक्ट पोजीशन पर है तो ये सेम रहेंगे। अब 9 और 1 को कंपेयर किया जाएगा। 1 9 से छोटा है तो 9 की जगह पर 1 आ जाएगा और 1 की जगह पर 9 चला जाएगा। यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा और यहाँ पर मेरा 9 हो जाएगा और ये 11 एज इट इज रहेगा। अब लास्ट का जो एलिमेंट है ना 11, इसको मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ
आगे वाले 4 नंबर को कंपेयर करना है, क्योंकि आप नोट करो कि जो पूरे एरे के आइटम्स में सबसे बड़ा आइटम था ना, वो ऑलरेडी सबसे लास्ट में चला गया है। तो मैं इस आइटम को बिना कंपेयर किए हुए इसको एज इट इज छोड़ सकती हूँ, बिना कंपैरिजन के। तो मतलब जो पहले हमारा लूप 0 से n-1 तक चला था, अब मेरा लूप 0 से n-2 के लिए चला था यहाँ पर, इस वाली सेकंड जब मैंने दोबारा से शुरू से कंपेयर करना शुरू किया, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में जब ये n-2 के लिए जब हमारे पूरी लूप चल गई, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 2, 7, 1 और 9 और 11 हो गया। मतलब जब मेरा पूरा लूप सेकंड टाइम चल गया, तो मेरे जो लास्ट के 2 एलिमेंट हैं वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गए। 11 सबसे बड़ा है और 9 उससे छोटा है, तो वो दोनों नंबर हमारे सही पोजीशन पर आ गए। अब जब हम दोबारा से नेक्स्ट लूप चलाएंगे ना, दोबारा से जब 1 से शुरू करेंगे, हर बार ना हमको 0 से और n-1, सबसे पहले 0 से n-1 के लिए चला, फिर 0 से n-2 के लिए चला। अब दोबारा से शुरू करेंगे, अब 0 से n-3 के लिए चलेगा, क्योंकि लास्ट के 2 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जब हमारी नेक्स्ट 0 से n-3 के लिए चलेगी, उसमें हम देखेंगे 2 और 7 सही पोजीशन पर है, तो ये 2 और 7 रहेगा। फिर हम देखेंगे 7 और 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, तो 7 की जगह हमारा 1 हो जाएगा और 1 की जगह 7 हो जाएगा, ये हो गया। और 9 हमारा पहले ही अपनी करेक्ट पोजीशन पर था, लास्ट के एलिमेंट हमने इग्नोर कर दिए। अब आप नोट करो कि जब हमने n-3 के लिए चलाया, तो मेरे जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट हो गए। अब 11 सही है, 9 सही है, 7 भी अपनी सही पोजीशन पर है। अब मेरी जो लूप चलेगी वो 0 से n-4 के लिए चलेगी, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। 2 और 1 में से 1 छोटा है, तो 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 7 और फिर 9 और फिर 11, ठीक है। तो अब हमारी एरे पूरी सॉर्टेड हो गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉर्ट किया। और आप लोग नोट करो कि हमारी जो लूप है, पहले जो 0 से n-1 के लिए चली, फिर 0 से n-2 के लिए चली, फिर 0 से n-3 के लिए चली, फिर 0 से n-4 के लिए चली। मतलब हम जब भी एक नई लूप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट वाले एलिमेंट्स को, मान लो कि एक मैंने पूरा का पूरा राउंड कर लिया एंड के एलिमेंट्स तक, लास्ट के एलिमेंट तक। उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट लूप दोबारा से 0 से स्टार्ट होगी, उसके बाद हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को कंपैरिजन को कम करते जा रहे हैं। लूप की n-1, n-2, n-3, n-4 करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो लास्ट का एलिमेंट है वो एक आइट्रेशन पूरी होने के बाद हमारा पूरा वो सॉर्टेड होते जा रहे हैं, लास्ट से सॉर्ट होते जा रहे हैं हमारे आइटम्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग नोट करो कि मेरा एक तो कंपैरिजन चल रहा है 0 और फर्स्ट एलिमेंट को, फिर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को, फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट को, फिर थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को, फिर मैं दोबारा से इसको 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मतलब मुझे 2 लूप स्टार्ट करने हैं, तभी जाके मेरा ये पूरा होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एक लूप तो स्टार्ट करना है आई वाला, जो कि 0 से n-1 तक चलेगा, जब तक कि ये सारे आइटम सॉर्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और एक चलेगा मेरा इनर लूप। इनर लूप जो चलेगा ना, वो इस वाले कंडीशन के लिए चलेगा, जो कि हमारा n-1, n-2, n-3 और ऐसे कंपेयर करता हुआ जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो नेस्टेड लूप होगा, जो अंदर वाला लूप चलेगा ना, वो n-1 के लिए ना चल के n-1 तक चलेगा। अब ये क्यों चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पहले 0 से n-1 के लिए चला, फिर 0 से n-2 के लिए चला, फिर 0 से n-3 के लिए चला, फिर 0 से n-4 के लिए चला, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे 1, 2, 3, 4 मतलब 1 बाय 1 एलिमेंट्स कम करने हैं, तो आप देखो, जब मेरा i 0 होगा, जब आउटर लूप जो है वो मेरा i इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर j वाला जो होगा वो क्या होएगा, 0 से n-0-1, मतलब n-1 के लिए चला। फिर जब मेरा i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू 0 से n-1-1 इज इक्वल टू n-2 के लिए चला, ये वाला हो गया। फिर हमारा लूप क्या होएगा, जब मेरा जो आउटर लूप है
i इज इक्वल टू 2 हो गया जब नेक्स्ट दोबारा से शुरू करेंगे, तो उस केस में j का क्या हो जाएगा, 0 माइनस n माइनस 2 माइनस 1। इसका मतलब हुआ कि 0 से n माइनस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो आउटर लूप है आई है वो तो 0 से n माइनस 1 के लिए चलाया, और जो इनर लूप है j, जिसमें कि हम पेयर्स में 1 बाय 1 फर्स्ट और सेकंड आइटम को कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें 0 से n माइनस i माइनस 1 के लिए चलाएंगे, तभी हमारा ये कंपैरिजन सही होगा। तो आइए इसको प्रोग्राम में राइट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा काम होता है। तो चलिए हम C++ के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। मैं इन सबको क्लीन कर देती हूँ यहाँ पर, और हम लोगों को बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखना है। सबसे पहले मैं सिर्फ इंटीजर एरे को सॉर्ट करूँगी, जेनरिक प्रोग्रामिंग हम उसके बाद लिखेंगे, उसको टेम्पलेट में बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक इंटीजर एरे है और उसके अंदर मेरे आइटम्स हैं 4, 7, 2, 9, 11, 1। ये मेरे आइटम्स हैं एरे के अंदर। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि वॉइड रिटर्न करेगा, और उसका नाम मैं बबल सॉर्ट ही रख देती हूँ। और ये एक्सेप्ट क्या करेगा, जो भी मेरी इंटीजर एरे है वो एक्सेप्ट करेगा, और एक हम इंटीजर साइज ले लेते हैं जो कि मेरा मतलब एरे का साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम लोगों ने बात की थी कि हमारी 2 नेस्टेड लूप चलती हैं। फर्स्ट वाली मैं लूप चला रही हूँ 4 int I is equal to 0, I is less than n minus 1, I plus plus। ये मेरी फर्स्ट लूप हो गई। इनर लूप क्या होगी, हम लोगों ने डिस्कस किया था 0 से स्टार्ट होगी और j इज लेस देन n माइनस आई माइनस 1 और j प्लस प्लस तक हम चलाएंगे। ठीक है, जब ये एक्चुअल में रन करेगी ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम क्यों इसको n माइनस आई माइनस 1 कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, चेक इफ फर्स्ट आइटम इज ग्रेटर देन सेकंड। अगर सेकंड से बड़ा है तो हमें स्वैप करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इफ हमारी एरे क्या है ARR, उसका jth एलिमेंट, j अभी क्या है 0 है, तो A0 इज ग्रेटर देन ARR फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम क्या होगा j प्लस 1। अगर मेरा jth एलिमेंट पर, jth इंडेक्स पर जो आइटम है वो j प्लस 1 इंडेक्स के आइटम से बड़ा है तो हमें स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए आपको लॉजिक पता ही है। स्वैप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम ARRJ की वैल्यू स्टोर कर देते हैं। फिर ARRJ के अंदर हम ARRJ प्लस 1 की वैल्यू डाल देते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड लॉजिक है गाइस स्वैप करने के लिए, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम अगर किसी भी नंबर, स्ट्रिंग या किसी को भी स्वैप करना चाहते हैं तो हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे। पहले उस टेम्प वेरिएबल के अंदर फर्स्ट वाला आइटम डाल देंगे, फर्स्ट वाले आइटम के अंदर सेकंड आइटम डाल देंगे और सेकंड आइटम के अंदर टेम्प डाल देंगे हम, तो हमारे नंबर स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे नंबर स्वैप हो गए, और इसी तरीके से ये पूरी इनर लूप हमारी चलेगी n-1 आइटम्स के लिए, और हम लोग सारे आइटम्स को कंपेयर करते जाएंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड कंपेयर होगा, फिर सेकंड और थर्ड कंपेयर होगा, थर्ड और फोर्थ कंपेयर होगा, और इस तरीके से पेयर्स में हमारे नंबर कंपेयर होते रहेंगे और स्वैप होते रहेंगे। और उसके बाद फिर हमारी जो आउटर लूप है, एक आइट्रेशन के बाद मेरी जो आउटर लूप है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, और जब जैसे ही मेरा आउटर लूप का जो आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट आइट्रेशन जब चलेगी तो मेरा जो एरे का सबसे लास्ट वाला आइटम है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका होगा, अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा, तो इसलिए फिर वो n माइनस आई माइनस 1 के लिए चलेगी और फिर बाकी के बचे हुए आइटम्स को सॉर्ट करेगी।
तो हम इसको यहाँ पर सिंपली कॉल कर लेते हैं। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है और इसको सिर्फ हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर अब बबल सोर्ट। और यहाँ पर हम लोगों को एरे पास कर दिया है हम लोगों ने, और इसकी लेंथ क्या होती है। अब एक बात यहाँ पर नोट कीजिए कि अगर हमें सी प्लस प्लस के अंदर एरे का साइज निकालना है या लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो कि अभी जो मेरा ये एरे है, हमारे पास एक SIZ साइज ऑफ एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। जैसे ही मैं इसके अंदर एरे पास करूंगी ना, तो ये मेरा जितना भी एरे का साइज है ना, मेमोरी के ऊपर जितना स्पेस ले रही है ना, ये जितने ब्लॉक इसके लिए एलोकेट हो गए हैं, साइज ऑफ एरे के अंदर मेरा वो आइटम उतनी वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं टोटल साइज को फर्स्ट आइटम के साइज से डिवाइड कर दूंगी, साइज ऑफ एरे का जो भी मेरा फर्स्ट आइटम है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे एरे के कितनी लेंथ है ना वो आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, इंटीजर के लिए हमारी 4 बाइट्स एलोकेट होती हैं। 4 बाइट्स एलोकेट होती हैं हमारी इंटीजर के लिए। मैं ये सारा कमेंट के अंदर लिख रही हूँ, एक इंटीजर के लिए होती है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने इंटीजर हैं, 5 इंटीजर हैं। तो इस एरे का जो साइज ऑफ ARR है ना, वो मुझे क्या देगा, साइज ऑफ ARR मुझे क्या देगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये 1 नहीं, ये 4 है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि मेरी एरे के अंदर 6 आइटम्स हैं, 6 नंबर हैं, और हर नंबर के लिए 4 बाइट एलोकेट हो गई हैं। तो कितना हो गया, 24 हो गया। और साइज ऑफ एरे जीरो, एरे जीरो के ऊपर कौन सा फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम का साइज कितना है हमारा, वो है हमारा 4। फर्स्ट आइटम का साइज 4 बाइट्स है, ठीक है। अब अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूंगी, डिवाइड बाय 4 करूंगी, तो ये मुझे लेंथ ऑफ एरे दे देगा कि इस एरे के अंदर कितने नंबर्स हैं। इस एरे के अंदर 6 नंबर हैं। तो ये लॉजिक है हमारा, एक साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ फर्स्ट आइटम ऑफ द एरे। अगर मान लो ये स्ट्रिंग एरे है, तो स्ट्रिंग के लिए हमारी जितनी भी 4 बाइट्स एलोकेट होती हैं वो हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं वो, डिवाइड बाय साइज ऑफ फर्स्ट आइटम ऑफ दैट स्ट्रिंग। करेक्टर के लिए हमारी 1 बाइट होती है, इसी तरीके से करेक्टर की कैलकुलेशन होती है। तो हमें अगर एरे की लेंथ निकालनी है, तो वो होता है हमारा साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ फर्स्ट आइटम ऑफ एरे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो पैरामीटर है बबल सॉर्ट के अंदर, उसमें हम ये पास कर देंगे। तो हमारे पास बबल सॉर्ट वाले के दोनों पैरामीटर्स पास हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चला के और जो हमारी सॉर्टेड एरे आई है उसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये सॉर्ट हो गई है। हम क्या करते हैं ना कि हमें यहाँ पर भी साइज चाहिए एरे का, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ पर इंट के अंदर सेव करवा लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी हम n पास कर देते हैं, और इस यहाँ पर भी हम n-1 से प्रिंट करने के लिए यूज हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, सी आउट, और जो भी हमारी एरे है उसके हर आइटम को प्रिंट कर देंगे, और बीच में हम एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। इसको रन करते हैं हम। अभी जो हमारी ओरिजिनल एरे है वो ये है। देखते हैं कि सॉर्ट होके हमारे पास सॉर्टेड एरे आती है या नहीं आती इस बबल सॉर्ट से। तो हमारी बबल सॉर्ट से सॉर्ट तो हो गई है, बट कुछ आइटम्स हमारे प्रिंट नहीं हुए हैं। 1 प्रिंट हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और लास्ट का एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये हम n-1 हम लोगों ने गलत लगाया है, क्योंकि हम ऑलरेडी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n-1 करने की जरूरत नहीं है। n-1 हमें जब हम सॉर्टिंग एल्गो लिख रहे थे वहां पर करने की जरूरत थी, क्योंकि हम उसमें सॉर्टिंग एल्गो के अंदर फर्स्ट और उसके अगला नेक्स्ट आइटम कंपेयर कर रहे थे, तो हमें n तक जाने की जरूरत नहीं है। n-1 पर ही हमारे सारे आइटम कंपेयर हो जाएंगे। तो अब देखिए कि आप लोगों को ये सॉर्टेड एरे मिल गई है अब यहाँ पर।
अब जो ये मेरा बबल सॉर्ट है, ये हमारा एक स्पेसिफिक इंटीजर टाइप ऑफ एरे के लिए काम कर रहा है। अब अगर इसे हम जेनरिक बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम टेम्पलेट के थ्रू करेंगे। टेम्पलेट का हमारा क्या सिंटैक्स है, हमें सिर्फ टेम्पलेट लिखना है, कीवर्ड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लास लिखेंगे और यहाँ पर टाइप दे देंगे। अब टाइप को ही हम, जो एरे आ रही है मेरे पास इस बबल सॉर्ट के अंदर, वो इसी टाइप की होगी और साइज हमारा ठीक है इंटीजर रहेगा। और ये जब हम आइटम स्वैप करेंगे ना, तब भी मेरा जो आइटम होगा वो टी टाइप का होगा, क्योंकि अगर स्ट्रिंग एरे है तो यहाँ पर जो हम आइटम स्वैप करेंगे वो स्ट्रिंग होंगे, और इंटीजर है तो इंटीजर होगी। और बाकी हमें कहीं और भी इसको टी को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई हमारा इंटीजर है और ये जे भी हमारा इंटीजर है, साइज हमारा ठीक है। अब हमारा ये जेनरिक प्रोग्राम हो गया है। ये अब हमारा इंटीजर के लिए भी चलेगा और ये हमारा स्ट्रिंग के लिए भी चलेगा और सबके लिए चलेगा। अभी देखते हैं, हम इसको इंटीजर पे चलाते हैं पहले। ये हमारा सही काम कर रहा है। गाइज हम इस एल्गो को ना थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ ना कि एक बाहर बूलियन टाइप का इज स्वैप वेरिएबल बना रही हूँ, जिसको कि मैंने बाय डिफॉल्ट 0 दे दिया है। ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगी कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। और जैसे ही मेरा नंबर स्वैप हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर इज स्वैप को 1 कर देते हैं, ठीक है। और इस लूप के एंड में फर्स्ट वाली जो मेरी ये फोर लूप, सेकंड जो नेस्टेड लूप है, उसके बाद मैं चेक करती हूँ इफ इज स्वैप ट्रू है मेरा, तो उसके बाद मुझे ब्रेक करना है, उसके बाद हमें कंटिन्यू नहीं करना है। नहीं, इज स्वैप 1 नहीं 0 है। इफ नॉट इज स्वैप है, अगर हमारे नंबर स्वैप हुए हैं तब तो हमें कंटिन्यू रखनी है इस लूप को। अगर हमारे नंबर एक भी आइट्रेशन के अंदर बिना स्वैप किए हुए चल चल गई है हमारी एक आइट्रेशन, तो उसके बाद हमें दोबारा से लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी है, ताकि अननेसेसरी दोबारा दोबारा से आइटम्स को कंपेयर ना करें। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रोग्राम में इज स्वैप जो वेरिएबल लिया है वो क्यों लिया हुआ है। अब अगर मान लो कि हमारी एरे इस तरीके की है 7 2 11 9 1, इसके मैक्सिमम आइटम्स अनसॉर्टेड है, मतलब सही ऑर्डर में नहीं है। और हमारी लूप जो है वो 0 से n तक हमारी चलेगी, n-1 तक, और फिर इनर लूप हमारी चलेगी n-1 2 और 3 और 4 इस तरीके से। बट अगर मान लो हम एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पर कि मेरी एरे के जो आइटम्स हैं वो सॉर्टेड हैं, बीच में एक या दो आइटम ऐसे हैं जो कि सॉर्टेड नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं उसका, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें ये स्वैप वेरिएबल काम में आएगा। मान लो कि जो मेरे एरे के आइटम्स हैं वो हैं मेरे 2 7 14 9 और 11। अब आप इसमें नोट करो, सिर्फ एक 14 ऐसा नंबर है जो कि अपनी सही पोजीशन पर नहीं है, बाकी सारे नंबर अपने सही पोजीशन पर हैं। हमें सिर्फ इसे एंड में लेके जाना है। तो क्या होगा कि मेरी आउटर लूप चलेगी 0 से n-1 के लिए। n-1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और जो मेरी इनर लूप है उसमें जे चलेगा, सबसे पहले 0 से 4 तक चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले 2 और 7 कंपेयर होगा, ये सही जगह पर है, एज इट इज रहेंगे। 7 और 14 कंपेयर होगा, ये भी सही जगह पे है, एज इट इज रहेंगे। अब 14 और 9 कंपेयर होगा, 14 बड़ा है 9 से, तो 14 की जगह 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा 14 आ जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट ही चल रहा है हमारा आइट्रेशन, और आउटर लूप का फर्स्ट आइट्रेशन चल रहा है, और यहाँ पर हमारा जे इंक्रीज हो रहा है। 0 से पहले 0 और 1 को किया, फिर हमने 1 और 2 को किया, फिर 2 और 3 को किया, फिर 3 और 4 को किया। तो इस तरीके से अब 3 और 4 को करेंगे। 14 और 11 में 14 बड़ा है 11 से, तो ये 11 हो जाएगा मेरा, और सबसे एंड में 14 चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब आई सिर्फ 0 है मेरा, और जे जो है 0 1 2 3 और 4,
एक बार मेरा पूरा जो जे है वो पूरे के पूरे लूप चली मेरी 0 से 4 तक और मेरी एरे सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करती, इस लूप को ब्रेक नहीं करती, इनर और आउटर दोनों लूप को ब्रेक नहीं करती, तो ये सेम लूप जो है ये i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगी। फिर हम कंपेयर करेंगे 7, 2, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 14, आई 1 के लिए चलेगी और जे हमारा 0, 1, 2 और 3 के लिए चलेगा, क्योंकि हम 1 बाय 1 आइटम्स को कंपेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारी ये लूप चली, फिर हमारा i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सारी एरे हमारी पूरी ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी हम ये लूप चलाए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था और 4 तक हमें चलाना है। अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये लूप अननेसेसरीली चलता जाएगा क्योंकि मेरी एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो गई है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए कि मान लो एरे मेरी अगर फर्स्ट या सेकंड आइट्रेशन में ही सॉर्ट हो जाती है तो मुझे लूप को दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने इज स्वैप वेरिएबल लिया है कि मैं चेक करती हूँ क्या पूरी आइट्रेशन के अंदर, पूरी एक इनर फोर लूप के अंदर एक भी वेरिएबल स्वैप नहीं हुआ है, एक भी आइटम स्वैप नहीं हुआ है, तो हम उसको लूप को, आउटर लूप को ब्रेक कर सकते हैं। हमें फिर 0 से 4 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस स्वैप वेरिएबल का यूज़ किया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने ये स्वैप वेरिएबल लिया है कि अगर हमारा ये स्वैप ट्रू नहीं होता है तो मेरा ये ब्रेक हो जाए जब भी मेरी एक आइट्रेशन बिना किसी नंबर को स्वैप किए हुए चल जाएगी, तो मैं इस लूप से बाहर एग्जिट हो जाऊंगी। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है, क्योंकि अगर मान लो कि मेरी एरे में 10 या 20 आइटम्स हैं और मान लो कि मेरी जो एरे है वो सेकंड या थर्ड आइट्रेशन में ही सॉर्ट हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम 20 आइटम्स के लिए वो लूप 20 बार चलाएं। जब मेरी थर्ड आइट्रेशन में सॉर्ट हो गई है तो मैं उसके बाद ब्रेक कर दूंगी उसे, 20 तक चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्वैप हो गया है। अब हम इसको देखते हैं कि स्ट्रिंग एरे के लिए या कैरेक्टर एरे के लिए किस तरीके से काम करेगी। अभी हमने इसको इंटीजर एरे के लिए काम करवाया है। मान लो कि मैं एक कैरेक्टर एरे बना देती हूँ, CARR, मैं इसको नाम दे देती हूँ और इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, मैंने रैंडम वैल्यूज डाल दी हैं इसके अंदर। और उसके बाद ये फोर लूप हमारी इंटीजर के लिए है, इसको ऊपर ही रहने देते हैं हम, ठीक है। अब हम कैरेक्टर एरे के लिए बबल सोर्ट चला देते हैं। यहाँ पर मेरी सी एरे होगी और लेंथ के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम लोगों को ये करना है। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेती हूँ क्योंकि हमें एक फोर लूप भी चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका नाम मैं दे देती हूँ CN और इसका हो जाएगा साइज ऑफ सी एरे एंड साइज ऑफ सी एरे फर्स्ट एलिमेंट का। और यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे CN। और ये हमारी कैरेक्टर एरे के लिए हो गया है। फोर लूप चला देती हूँ, मैं कॉपी कर रही हूँ ऊपर से। फोर लूप हमारी चलेगी i इज इक्वल टू 0 से CN तक और i प्लस प्लस, और यहाँ पर जो आइटम्स प्रिंट करेंगे हम वो सी एरे के आइटम्स प्रिंट करेंगे। तो इसे रन करते हैं हम। फर्स्ट हमारी इंटीजर एरे सॉर्ट हो गई है और उसके बाद हमारी सेकंड वाली एरे भी सॉर्ट हो गई है। इसको मैं कुछ सही सी वैल्यू देके देखती हूँ। ए पहले B D E F दे देते हैं ताकि थोड़ा सही से प्रिंट हो यार ये। और इसके बाद हम एक बार एक सी आउट न्यू लाइन भी कर देते हैं ताकि ये हमारी वैल्यू जो है वो नई लाइन में प्रिंट होके आए। और इसे रन करते हैं आप। वैसे वैल्यूज हमारी कैरेक्टर एरे की ऑलरेडी सॉर्ट हो गई हैं, तो हमें एक ही फंक्शन लिखना पड़ा है बबल सॉर्ट। उसको टेम्पलेट के थ्रू हमने जेनरिक बना दिया है और अब वो हमारे इंटीजर एरे को भी सॉर्ट कर रहा है और हमारी कैरेक्टर एरे को भी सॉर्ट कर रहा है ये। BDEF
बी डी ई एफ, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है यार। ए सी, अब रन करते हैं। ए सबसे पहले आना चाहिए, फिर बी सी डी एफ। ए बी सी डी एफ आ गया। तो गाइज ये हमारा इंटीजर और करेक्टर एरे के लिए चल रहा है। अब अगर आप चाहते हो, मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ स्ट्रिंग के लिए, बट ये चलेगा ही चलेगा। अब हम लेते हैं स्ट्रिंग एरे, इसको दे देते हैं सी एरे नाम दे देते हैं, और इसके वैल्यूज हम डाल देते हैं राम, होली, सिम्बा, आशी। ये हमारे एरे के स्ट्रिंग एरे के आइटम्स हो गए हैं। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग एरे की जब लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग एरे, साइज ऑफ स्ट्रिंग एरे का फर्स्ट आइटम। और बबल सॉर्ट में हम देंगे स्ट्रिंग एरे और साइज ऑफ स्ट्रिंग एरे, और प्रिंट करते हुए हमें साइज ऑफ स्ट्रिंग एरे तक चलाना है और आइटम्स हमें प्रिंट करने हैं स्ट्रिंग एरे के। यहाँ पर भी हम एक न्यू लाइन दे देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले, और इसे रन करते हैं। गाइज हमारे इंटीजर एरे भी सॉर्ट हो गई है, स्ट्रिंग एरे भी सॉर्ट हो गई है, और हमारी स्ट्रिंग एरे भी सॉर्टेड है। ए सबसे पहले है, जी आर एंड एस बाद में है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपने मेथड्स को जेनरिक बना सकते हैं। और हम टेम्पलेट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे कि जेनरिक क्लासेस हम किस तरीके से बनाएं, जेनरिक फंक्शंस क्लासेस के अंदर किस तरीके से बनाएं। तो अगले सेशन में हम दोबारा से जेनरिक क्लासेस के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइज। थैंक यू।